हमारा कितना कवर है, ठीक है। तो हम लोग कोर एरिया जो है ना, बस उसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। पॉलिटी का जो सोचते हैं ना, करंट करंट, उसका करंट से उतना पूछता नहीं, मतलब ही नहीं बनता उसको ज्यादा पूछने का। बस आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज थोड़ा न्यूज में था, तो उससे रिलेटेड बस स्टेटिक जो है ना, उसको लिंक करके पूछता है पॉलिटी में। देख, उसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, जैसे अभी हम लोग हाथी उथी के बारे में जो भी पढ़ रहे थे, ठीक है, राइनो इस सब के बारे में पढ़ रहे थे, वही ये सब पूछेगा। तो क्या वो सबसे बस स्टेटिक से डाटा है? ऐसा थोड़ी कि राइनो आज आया है, बहुत पहले से है ना, पता आपको होना चाहिए, हाँ, बस थोड़ा सा जैसे करंट में रामसर किया का बस। है, ठीक है, रामसर का कोई आराम स्थल से। बना है जैसे, तो उसी के स्थल हम्म। डाल देगा कि कौन कौन से नया आया है, ठीक है। और हाँ। इसकी कॉप की बैठक कब हुई थी, ठीक है, किस देश, कौन देश है जो उसकी मेजबानी कर रहा है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा वो, क्योंकि वो सब हम्म। कोर एरिया ही है उसका। हाँ, तो ऐसा हाँ करके हम लोग को पढ़ना है। इकोनॉमी में भी बस जहां ज्यादा लग रहा है, जैसे मनी एंड बैंकिंग का अच्छा खासा पूछता है, उसका हम्म। पता होना चाहिए, है ना, वो उसका कोर एरिया है। और जैसे कि फिर हम बात करें से जीडीपी जीएनपी, ये सब जो भी चीजें, वो सब पता होना। फिर एग्रीकल्चर अच्छा खासा पार्ट है, फिर स्कीम्स को हम लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब स्कीम वाला देखिएगा, यूट्यूब में कोई डालेगा साल भर में रही स्कीम्स, और अच्छा खासा कोई डाल देगा ना, मतलब वहां पे, तो उससे भी हम लोग कर लेंगे अच्छा खासा। ऐसा कुछ हाँ, नहीं कोई ना स्कीम कोई वाला। अभी जो डालेंगे, अभी देखो ये आ जाए ना मई के स्टार्टिंग में, ज्यादातर लोग डालेंगे ये सब चीजें, हाँ, क्योंकि स्कीम में एक बार हम लोग जब देखो, मैं अच्छे से देखी कर थी ना लेंगे। उसी टाइम सब डाले थे, बहुत सारी चीजें डाले थे। पूरा संजना, मॉडर्न इंडिया का तो एक सर पूरा अच्छे से चार्टर एक्ट वगैरह जो है ना सब डिस्कस करवाए थे। हाँ। संजना, अब हाँ। ना मतलब हम लोग स्टार्ट स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ लेते हैं ना, तो बहुत सारे छूट जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है, हम करते हैं। हम्म। याद है ना कैसे कैसे करना है हमको, अब ज्यादा दिन तो है नहीं। हम्म। पॉइंट नोट की ना आप? हाँ हाँ, सब दिमाग में भी नोट हो गया अब तो। दिमाग में हाँ, नोट हो गया भैया, कॉपी का छोड़िए, अब दिमाग में नोट करने वाला समय आ गया। एक चीज और है, वो मतलब कह रही थी ना कि मतलब अगर कोई आपको जैसे कोई सजेशन दे रहा है ना, आप में वो कह रही थी मतलब ज्यादा लोगों से अगर जैसे सजेशन लोगे तो आपको ही नुकसान है। मैं कहा क्यों? हम्म। कह रही कि जैसे सभी लोग अपने अपने हिसाब से बताएंगे, वही बात तो मैं बोल रही ना, फिर सबका ना। तरीका अलग हाँ, है, किसी का हमको अपना फोर्थ अटेम्प्ट समझना से होगा बनेगा, ना, किसी का फिफ्थ हाँ कि तो हमें अटेम्प्ट है, कह रहे हमारा समझना आ रहा फर्स्ट है। अटेम्प्ट है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कह हमें रहे समझना पड़ेगा। अब देखिए, हाँ जो जिसका चौथा अटेम्प्ट है, ठीक है, उसका तो बहुत अच्छा स्टेटिक अच्छा हो गया होगा, और करेंट को भी बहुत अच्छे से समझ गया, वो बोलेगा मैं तो 2 महीना एमपीटी निकल जाता है। भाई, उसका इतना 5 साल का जो मेहनत है वो कहाँ गया? वो उसको जोड़ेगा नहीं, उसको नहीं बताएगा, बताएगा कि 2 महीने में निकल गया। किसी का नहीं निकलता है भाई, अच्छे से हमें पढ़ना पड़ेगा। बस स्टेटिक्स उनका पहले से अच्छा हाँ, रहता है तो बहुत। ये बोल रही थी ना कि आखिरी मतलब ना वो मुझे ध्यान देना होगा वो कि हमें कैसे पढ़ना है। क्योंकि देखो जो ये बात ये बता रही थी ना, वही बात एक दिन मैं ना उनके बीसी में गया था, क्या नाम है, गौरव त्रिपाठी सर के, उस पे आते ना गूगल मीट पे, है ना। हम्म। तो उनके पास में वो मतलब हमारे रूम के बगल में एक लड़का यूपीएससी की तैयारी करता है, वो जाता है मतलब लाइब्रेरी जाता है ना वो। तो उसके साथ में ना यूपीएससी हिंदी में ही हो जाता है वो। तो उसके साथ में तो आता है कभी कभार, तो मैंने वो सुना था ना उनका सबके साथ में मीटिंग था। तो मैं कल रात मैं भी बगल में बैठा था, तो बता रहे थे ना वो ये स्ट्रेटजी बता रहे थे कि 365 ना हमें किसी हाल में छोड़ना नहीं है। यहाँ से वो जो विजन आईएएस वाले ना, यहाँ बड़े बड़े एक्सपर्ट के द्वारा ये बनवाया जाता है, है ना। और इसमें हम्म। वही वो काट छाट के खुद ही वो चीज सिलेक्ट करते हैं जो उसमें आएगा। और विजन आईएएस का जो टेस्ट सीरीज है उसे करना है, विजन आईएएस का जो टेस्ट सीरीज करेंगे ना, उसके बाद जो उसका व्याख्या दिया रहता है वो पढ़ना है, वो बताए थे। और कितना क्वेश्चन, ये सारी चीजें वो भी बताए थे, और वैसे ये भी बता रही थी। नहीं, गौरव त्रिपाठी भी यही बात बोले थे कि जो 3-4 कोर सब्जेक्ट है, अभी कल ही जो है ना वीडियो डाले हैं, वो हम्म। यही बात कह रहे थे कि दो 3-4 सब्जेक्ट है, उस पे केवल रिवीजन पे जो है ना कमांड बना लो। कोई भी मतलब विजन का उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लिया था कि विजन का जैसे आप कर रहे हो ना उसके लिए, करंट अफेयर के लिए, तो वही करो। कोई बोल रहा है कि दृष्टि का कर लो, कोई फलाना बोला ढिकाना बोला, उस पर नहीं ध्यान देना है। हाँ अब वो चाहे बोल उससे रहे थे। क्वेश्चन बनेगा चाहे नहीं बनेगा, आप एक ही पे हाँ चिपके रहो, उसी पे करते रहो, वो ये हाँ, बोल रहे थे। वो ये बोल रहे थे ना, अगर अलग अलग जगह जाओगे तो अलग अलग लोग ना अलग अलग डिशेस देंगे, अलग अलग स्वाद हो जाएगा, है ना। तो तुम एक ही जगह पे रहोगे, क्योंकि ये जो कह रहे मैं विजन आईएएस के किसी भी चीज का मैं जो है प्रचार नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं कोई हम्म। ऐड नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो सही है वो बता रहा हूँ। तो मतलब मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं बताऊँ एक लोगों से अगर मैं एक लोग की बात मानता तो ठीक है, लेकिन मैंने कई लोगों के मुंह से मैं यही बात सुनता हूँ कि विजन आईएएस का ही मतलब ठीक होता है। तो हम्म। विजन आईएएस का ना खुद से भी पढ़ना होता है। अगर दूसरा कोई पढ़ा रहा है तो उससे पढ़ने से कोई फायदा नहीं।
आप खुद पढ़ो उसको, खुद समझो, प्रयास करो, तो उससे फायदा होता है। अब वो लोग अपने ग्रुप में खुद करवा रहे हैं, यही करवा रहे हैं। उस दिन डाले थे, क्या नाम है कि अब कौन सा मतलब विजन इसमें एनवायरमेंट करना चाहिए, अभी वो लोग नहीं किए। चार चार का डाले थे वो विकल्प। नहीं, तो उनका मतलब एनवायरमेंट का हो गया है कंप्लीट। अच्छा, वो लोग ना वोटिंग करते हैं, वोट करते हैं ना, उसी हिसाब से करते हैं। हम्म। अब वो जैसे हम यही लोग कर रहे हैं डिस्कस ना। करवाए हैं जो हम लोग कर रहे हैं ना, PT 365 वही वाला करवाए हैं, हम्म, विजन का ही। हाँ ऐसे ही पूरा वो भी करवाते हैं जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, बस हाँ, उसमें जैसे ज्यादा हम लोगों को। हाँ, हाँ अब थोड़ा उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है तो वो थोड़ा सा शॉर्टकट में भी बता के जो है ना चल देते हैं आगे। अब हम लोगों हाँ। को उतना ज्ञान नहीं है ना, क्योंकि अभी हम इकोन देखो, आप दिए हैं, अंकिता भी नहीं दी, मैं भी नहीं दी हूँ, तो अभी हम लोगों को उतना पता नहीं है। हाँ। और जो है ना, तो मैं बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उस चीजों को छोड़ते हुए चलो अब हम लोग ना पहले स्टार्ट ही कर देते हैं। और अगले महीने के ना सैटरडे संडे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज। अभी ठीक और है। हम लोग ना जम करके मतलब एक चीज और, वो जो बताए हैं ना कोर एरिया वाले सब्जेक्ट, जियोग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये चारों सब्जेक्ट को ना रिवीजन करना है। पहले तो हमें इकोनॉमी और पॉलिटी को पढ़ चुके हैं, तो इसको रिवीजन कर लेंगे। जब तक ना ये हमारा पॉलिटी, ये क्या नाम है, जियोग्राफी भी थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, और हिस्ट्री भी बहुत खत्म हो जाएगा। जैसे हम एशियंट पढ़ चुके हैं, एशियंट रिवीजन कर लेंगे बाद में। ठीक। ओके, अब जो है ना इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ। टाइम काफी हो गया। 21वें लेक्चर में यही है जो अभी पढ़ने जा रहे हैं। IUCN वाला क्या? हाँ। आयुष, हम्म। ठीक है, तो बताते हैं। मैं बताने जा रही थी क्या? हाँ बताओ बताओ। हाँ, आज मतलब IUCN जो है ना, ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूछता है 2017 में भी पूछा था। और ये कौन कौन से रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, ये किसका मेंबर है नहीं है, ठीक है, और क्या संगठन है, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके परिचय की बात करें तो ये मतलब जो है IUCN प्रकृति के संरक्षण और संधारणीय संसाधन उपयोग पर केंद्रित पहला वैश्विक पर्यावरण संगठन है। इसमें याद क्या रखना, ये पहला, इसने पहली कोशिश करी थी, क्या चीज बोलते हैं, प्रकृति के संरक्षण और संधारणीय संसाधन उपयोग, मतलब कैसे उसका मतलब संधारणीय तरीके से हम उपयोग करें कि आज भी हम उपयोग कर सके और आने वाली जो हमारी पीढ़ी वो भी उपयोग कर सके ना, इसकी बात करता था। ये पहला है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये 1948 में हुआ था। और इसकी सदस्यता जैसे सरकारें भी हो सकती हैं, गैर सरकारी संगठन और अनुसंधान संस्थान, तो ये तीनों इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो ये जैव विविधता संरक्षण, संधारणीय विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधी नीतियों को क्या होता है, आकार देने का काम करता है, ठीक है। इसी कौन कौन से मुख्य पहल है, जैसे IUCN ग्रीन लिस्ट ये जारी करता है, ठीक है। ये मतलब ग्रीन लिस्ट क्या होता है, ये प्रभावित संरक्षण क्षेत्रों को जो भी मतलब मान्यता देने का काम करता है, जो भी पर्यावरण प्रभावित संरक्षण, जिसमें मतलब देखो कि जो जिनके संरक्षण की आवश्यकता है, या मतलब जो बायोडाइवर्सिटी या मतलब किसी भी रूप से काफी महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, ठीक है, तो उनके संरक्षण के लिए मतलब मान्यता देने का काम करता है ग्रीन लिस्ट। उसके बाद वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ठीक है, ये संरक्षण संबंधी संवाद के लिए वैश्विक मंच है, मतलब जो भी संरक्षण की किसका हमें संरक्षण करना है उसके लिए क्या होता है ना, एक मंच है, ठीक है, वहां पे आप संवाद करो, इस पे मतलब क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं ना दूसरे से। उसके बाद प्रकृति आधारित समाधान, जलवायु परिवर्तन जैसे चुनौतियों से निपटने के लिए प्रकृति आधारित उपायों का होता है ना उपयोग करना। उसके बाद रिपोर्ट या सूचकांक की बात करिए, कौन कौन से रिपोर्ट जारी करता है, तो एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन है ना, इसमें क्या बताया गया है, इस रिपोर्ट में कृषि और संरक्षण के बीच जटिल संबंधों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर, जैसे कृषि सीधे तौर पर IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल 34% की प्रजातियों को खतरे में ये डालने का काम करती है। और IUCN की लाल सूची में शामिल लगभग 17 प्रजातियों के
पर्यावास के रूप में कृषि भूमि को दर्ज किया गया है। मतलब जो भी है कृषि भूमि जो है वो 17% है, 17 है ना। उसके बाद प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट, ठीक है, ये क्या बताता है कि प्रोटेक्टेड एरिया यानी संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावशीलता का आकलन। जो भी क्षेत्र है जिनको संरक्षित किया गया है, मतलब उनको बताया गया कि इनकी संरक्षण की आवश्यकता है, उनकी प्रभावशीलता की मतलब उसमें कमी आ रही, बढ़ोतरी हो रही, क्या हो रहा है, उसका आप समय समय पे आकलन करते रहो, तो इसकी ये जिम्मेवारी है। और जलवायु परिवर्तन के लिए प्रकृति आधारित समाधान, ठीक है, ये क्या करता है, जो जलवायु परिवर्तन के समाधान में प्रकृति अनुकूल उपायों को बढ़ावा। जैसे अभी जो भी ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई भी समस्या आ रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इसके समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय होंगे उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखिए कि ये कौन कौन से रिपोर्ट या सूचकांक जारी करने के काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पढ़े IUCN के बारे में, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, है ना, WWF, ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका जो अभी सर मतलब इसका ग्लेंड स्विट्जरलैंड में है, मतलब इसका मुख्यालय, ठीक है। हेलो, ठीक है। हाँ उसके बाद हाँ, इसके परिचय की अगर बात करें ना, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। तो ये याद रखना, ये गैर लाभकारी संगठन है और ये संगठन लगभग 100 देशों में कार्य कर रहा है, मतलब 100 देश मतलब इसके मेंबर हैं। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य ऐसे नवीन समाधान विकसित करना और उनका लाभ पहुंचाना है जो समुदायों, वन्य जीवों और उनके निवास स्थानों की रक्षा कर सके। जो भी समुदाय है ना, वहाँ पे जो भी कम्युनिटी रह रही है, वन्य जीव जो भी रह रहे हैं, ठीक है, और जो उनके निवास स्थान है उनकी आप रक्षा करोगे, है ना। उसके बाद इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड के मोरगेस में स्थित है और IUCN के मुख्यालय में विश्व वन्यजीव कोष के रूप में की गई है। मतलब जो IUCN का जो मुख्यालय है वहां पे क्या किया गया है, विश्व वन्यजीव कोष के रूप में गठित किया गया है। और 1985 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। 1985 में इसका नाम बदल दिया गया। पहले इसका नाम क्या था, मतलब विश्व वन्यजीव कोष के रूप में, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। और वर्ल्ड वाइड इंडिया की फॉरेस्ट इंडिया की स्थापना 1969 में एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में की गई थी। और ये विश्वव्यापी आंदोलन अर्थ आवर का आयोजन करता है। मतलब ये पता होना चाहिए कि अर्थ आवर का जो आंदोलन है, मतलब ये कौन का मतलब आयोजन कौन करता है, वो WWF करता है। उत्पत्ति की बात करें तो 2007 में सिडनी में लाइट्स ऑफ मूवमेंट के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी और यह हर साल अलग अलग देशों के स्थानीय समय के अनुसार मार्च माह में मतलब मनाया जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसकी उत्पत्ति की बात करें तो लाइट्स ऑफ मूवमेंट के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके रिपोर्ट और सूचकांक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, है ना। तो रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर। जो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है वो क्या है, पिछले 50 वर्षों में जैसे 1970 से 2020 में वन्य जीव आबादी में 73% की गिरावट आई है। मतलब इसके बारे में बताता है कि क्या बताया है ना। उसके बाद ताजे जल में रहने वाले जीवों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट आई, जो भी ताजे जल में रहते। उसके बाद स्थलीय और समुद्री जीव की आबादी में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे पूछ सकते हैं ना, तो सबसे ज्यादा किस में मिला, स्थलीय समुद्री जीव में, ठीक है। उसके बाद ताजे जल में रहने वाले जीव, है ना। तो इसमें सब में देख सकते हैं कि किस प्रकार 73% की जो आबादी की जो गिरावट आई है वन्य जीव में, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट में कहा गया है कि ये दुनिया भारत के उपभोग पैटर्न को अपना लेती है तो 2050 तक ऐसे भी कम पृथ्वी की आवश्यकता होगी। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि यह दुनिया भारत के उपभोग पैटर्न को अपना लेती है ना। दुनिया जो होता है, जो दुनिया है वो भारत के उपभोग पैटर्न को अपना लेती है तो 2050 तक ऐसे भी कम पृथ्वी की आवश्यकता मतलब होगी। अगर हम 2050 तक क्या करते हैं कि अपना पैटर्न सही, उपभोग जो पैटर्न है, जिस तरह से हम खा रहे हैं, जिस प्रकार से मेरा कंजम्पशन में सब चीज आ जाएगी, ऐसा थोड़ी सी खाना हर चीज का जो कंजम्पशन कर रहे हैं, अगर हम उसका पैटर्न भारत के साथ साथ पूरी दुनिया अगर अपना लेती है तो 2025 तक हम ऐसा होगा ना कि हमें कम पृथ्वी की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं तो हमारा विनाश बहुत नजदीक है, फिर हमें किसी दूसरे उपग्रह में मतलब क्या होने जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर पृथ्वी का डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा और यहाँ पे मतलब स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी कि हम नहीं रह पाएंगे। यही बात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। उसके बाद अब हम आ जाएंगे क्लाइमेट चेंज में, ठीक है। हेलो, कोई डाउट है? नहीं डाउट नहीं, नो डाउट। ओके 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 गाइस, कंटिन्यू। तो इसमें मतलब हाँ, क्लाइमेट चेंज, इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है ना, जो NDC है, इसके बारे में आज बात करना, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान,
ठीक है। जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, ये क्या है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के बारे में, जैसे पेरिस समझौते के अनुसार प्रत्येक पक्षकार को, मतलब प्रत्येक जो भी उसका मेंबर, उसको पक्षकार बोलेगा, को अपना एनडीसी तैयार करना, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की कितना आप योगदान दे रहे हैं, और उसके प्रत्येक 5 वर्ष में अपडेट करना, कि 5 वर्ष में इसको अपडेट करना। तो ये चीज याद रखना पड़ेगा कि क्या करना है, प्रत्येक पक्षकार को अपना एनडीसी मतलब अपना तैयार करना है, और मतलब 5 वर्ष में उसको अपडेट करना है कि इसमें जनसंख्या कम हुआ है, अधिक हुआ, क्या हुआ, अपडेट करना आपको, ठीक है। और भारत ने 2015 में पहला अपना एनडीसी पेश किया था, तो 2015 में ये शामिल होता है उसकी, तभी तो वो पेश करेगा ना। और अगस्त 2022 में भारत के एनडीसी को अपडेट किया गया। उसमें अब हम बात कर लेते हैं 2000, क्योंकि 2015 में होता, मतलब 2015 में तो 5 साल का था, तो उसमें कोविड का ये चल रहा होगा, है ना, इसी की वजह से नहीं हो हाँ, पाया इस होगा। वजह से तो आगे हो गया। तो 2030 के लिए मात्रात्मक लक्ष्य लक्ष्य कौन कौन से रखे गए। देखो 2005 के स्तर की तुलना में जीडीपी के संदर्भ में उत्सर्जन तीव्रता को कम करना, जो भी हम उत्सर्जित कर रहे हैं ना चीजें, उसकी तीव्रता को कम करना। और पूर्ववर्ती एनडीसी मतलब जो 2015 का है, उसमें 33 से 35% की कमी करना है। जो भी हम वो क्या करते हैं, उत्सर्जन मतलब कोई भी चीज, जैसे बिजली जनरेट कर रहे हैं, चाहे कोई भी चीज हम बना रहे हैं ना, तो उसमें हम कहीं ना कहीं दोहन कर रहे हैं चीजों का, ठीक है। उसके बाद अपडेटेड मतलब एनडीसी 2022 में क्या बताया गया है कि 45% की कमी करना है। 2015 बताया कि 33 से 35% कम करो, अब इसमें बोला 45% कम करो। और प्रगति 2005-19 के बीच में 33% की सच में कमी हुई है, अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें उत्सर्जन तीव्रता के मामले में। उसके बाद गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल विद्युत का एक निश्चित प्रतिशत हासिल करना, इसे बताइए 40% तक इसमें हुआ है ना, कि मतलब कमी आई है, ठीक है। मतलब उसमें मतलब कमी करना है 40%, इसमें बोला पूर्ववर्ती जो मतलब 2015 में बोला गया 40%। उसके बाद 2022 में मतलब बोला गया 50%। और अगर रियल में अगर हम बात करें तो कितना हम लोगों ने हासिल किया, 43.81%, ठीक है। उसके बाद अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण की सहायता से अतिरिक्त कार्बन सिंक को कम करना, जो कार्बन सिंक है, जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, उसमें देख सकते हैं 2.5 से 3 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर मतलब इसमें लाना है। उसके बाद 2015 के ये दोनों समान रहा है, 2015 के समान रहा है 2022 वाला। अब इसमें कोई डाटा दिया नहीं गया है कि मतलब हम बोल सकते कि इसमें कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि ये बढ़ता ही गया कार्बन सिंक वाला, तभी तो कुछ नहीं दिया किस किस स्थिति में सुधार हुई, मतलब गिरावट हुई, माइनस दिखा रहा है, ठीक है। नोट की बात करें तो भारत ने 2022 के अपने अपडेट एनडीसी में अपने गुणात्मक लक्ष्यों में से एक को प्राप्त करने की कुंजी के रूप में जन आंदोलन लाइफ मतलब पर्यावरण के लिए जीवन शैली को मतलब शामिल किया है, कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपडेट कर सकते हैं कि जो हमारी जो जीवन शैली, इसमें कॉम्प्रिहेंशन इतना खासा पूछता है ना, कि हम अपना जीवन शैली अगर हम सुधार लेना, जो रहने का, खाने पीने का जो स्टाइल है, तो हम काफी ज्यादा मतलब चीजों का संरक्षण कर सकते हैं ना। हाँ, जो हमारा खाने का टाइम है, कहीं कभी भी खा जाते हैं, उससे इतना बीमारी हो रहा है, और आधा ज्यादा हमारा पैसा कहाँ चल जा रहा है, उधर हो जाए, क्योंकि खाने का कोई टाइम ही पता नहीं। शाम को खाना खाना पता चल रहा है 2 बजे हम इमरजेंसी मंगा रहे हैं, तो या स्विगी से मंगा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जा रहा है ना, कि हमारा हम लोगों को खाने का जो सिस्टम हो गया है, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया, जिसकी वजह से हमें इतने सारे मतलब शरीर में कॉम्प्लिकेशन होते हैं ना। अब हम बात कर लेते हैं संबंधित अवधारणा, ठीक है। आप बात कर सकते हैं भारत का पंचामृत है ना, तो अगर पूछ सकते हैं भारत का जो पंचामृत है किस चीज से रिलेटेड है, तो ये क्लाइमेट चेंज के बारे में मतलब बताता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसमें हम बात कर सकते हैं ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में भारत ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धता के रूप में निम्नलिखित 5 जलवायु मतलब कार्रवाइयां की घोषणा की थी। तो ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है ना, और इसकी जो बात की गई है वो COP26 जो 6 का जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें इसमें बात किया गया है, ठीक है। और 26 ग्लासगो में हुआ था, और भारत ने अपनी मतलब कुछ बातें कही है पंचामृत, तो ये बोल सकता है कि मतलब जो पंचामृत है किसके द्वारा दिया गया थे, भारत के द्वारा दिया गया है ना। 2030 तक गैर जीवाश्म है ना, जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट करना, जो भी गैर जीवाश्म ऊर्जा है, जैसे कि आ जाएगा सन से हम जो जैसे हम सोलर लाइट ये सब हो जाएगा, गैर जीवाश्म हो जाएगा, तो उसके क्या हम उत्पादन से पवन चक्की सॉरी, उसको वही ना बोलते हैं। विंड हाँ एनर्जी। हाँ हाँ ग्रीन एनर्जी हो गया, चाहे वो पवन ऊर्जा से भी हम कितना चीज मतलब ये करते हैं ना, तो इन सब चीजों से क्या होता है, उनकी क्षमता हम बढ़ाएं, और जो जीवाश्म ईंधन है ना, जैसे कोयला पेट्रोल, इस पे हम डिपेंडेंसी कम करें, है ना। जैसे अभी देख रहे हो बहुत सारे जो मतलब ये ग्रीन एनर्जी से ही बोल रहे हो, कि उसमें क्या होता है ना, उसके तहत हम गाड़ी उड़ी चला सकते हैं, तो पेट्रोलियम की जो खपत है उसको हम कम कर सकते हैं। अब बात कैसे 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% हिस्सा अक्षय ऊर्जा से पूरा करना, मतलब अक्षय जिसका क्षय ना हो, जैसे सूर्य हो गया है ना, जैसे मतलब कि कुछ भी हो गया जो क्षय पवन हो नहीं गई, होगा, हाँ।
52 हो गई, हाँ। और 2030 तक कुल मतलब इसका अगर आप देखो कि इसकी गारंटी 2030 तक रखी गई है ना। हम्म। उसके बाद 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन की कमी करना। तो ये चीज ना सिस्टर पूछता है कि कब तक इसका टाइमलाइन दिया गया। ऐसा हम पूछते हैं कि 2000 मतलब 40 तक बोला, 2045 तक बोला, फिर 2030 तक बोला। और 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करना है। और इसका जो नेट जीरो वाला जो रखा गया ना हासिल करने का, वो 2070। तो ये की पॉइंट याद रखना। ऐसे बोल देगा कि जो नेट जो जीरो है उसको 2030 तक मतलब ये किया जाए। और हम लोग तो पढ़े हैं भारत का पंचामृत, उसमें 2030 मार देंगे, पता चलेगा गलत हो गया, हम्म। 2070 बोला है ना। ऐसे फंसाएगा हम लोग हाँ, को। बाकी देशों के लिए शायद 47 तक का था, लेकिन हमने जो है उसको बढ़ाने हम्म। का कोशिश किया है, 70 हाँ, के बढ़ाया आसपास है बढ़ा कि दिया। क्योंकि हम इतना जल्दी नहीं कर सकते उस चीज को काम, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो चीजें हैं ना उसी पे डिपेंड करती है ना, इसीलिए। हाँ। उसके बाद हाँ, यूएनएफसीसी को एलटीडीसी सौंपी जाती है। मतलब जो ये जो हो जाएगा ना भारत की दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास नीति है ना, वो चीज कौन मतलब किसको सौंपा गया है? यूएनएफसीसी को, है ना, उसको ये काम सौंपा गया है। उसके बाद भारत ने 2022 में अपनी एलटी एलसीडी हाँ डीएस प्रस्तुत की। इस रणनीति के अनुसार भारत में नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना है, ठीक है, और ट्रांसमिशन ग्रिड को अपग्रेड करना है, और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास, और ऊर्जा जो भंडारण प्रणाली के विकास के लिए भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता मतलब होगी। अब हम ये चीज समझ आ गया। हाँ। तो ऐसा करके हम लोग को पूछेगा, वैसे हम लोग को दिमाग लगा के अपना पढ़ना है भाई। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ना कि मतलब अब वो करना है, सर वाला करना है क्या? 2 बज गया है, किसी को करना आगे? वो आधे घंटे नहीं, में हो जाएगा, वो ज्यादा आधे नहीं घंटे होगा। हाँ, में हो आधे जाएगा। घंटे में हो जाएगा। इसको करो ना, अभी आधा घंटा है। हाँ ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभी समय और पहले, ठीक है। यूएनएफसीसी COP29 की जो मीटिंग हुई है वो क्या है, ठीक है। हाँ, यूएनएफसीसी के पक्षकारों को 29वां जो सम्मेलन हुआ है उसके बारे में बताते। वो जो क्या था, ये हम बात कर रहे थे COP26 है यूएनएफसीसी का, ये COP29 है ना। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होता है, उसका अलग है अपना, है ना। और इसका ये है यूएनएफसीसी का कॉप, हाँ, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी 29। तो इसमें बात हाँ, ये करना हाल ही 2024 में हुआ था ना। हाँ, 2024 में हुआ था। तो ये याद रखना मतलब थोड़ा जरूरी हो जाता है। हाँ, तो इसमें बात करें हाल ही में यूएनएफसीसी के पक्षकारों का 29वां सम्मेलन यानी COP29 अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। और ये बाकू जलवायु एकता समझौते और कई महत्वपूर्ण समझौतों के साथ मतलब संपन्न हुआ है ना, इसकी बात ये करता है। उसके बाद अब हम इसमें बात कर लेते हैं हाँ, यूएनएफसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन कॉप के बारे में, है ना। कॉप जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। जो सबसे ऊंची जो संस्था है ना, वो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी जो है वो जलवायु परिवर्तन पर सबसे मतलब सर्वोच्च संस्था है कि सब उसका डिसीजन। उसके बाद कॉप एक वार्षिक सम्मेलन, मतलब हर साल ये किया जाता है यूएनएफसीसी का। उसके बाद यूएनएफसीसी के सदस्य देश प्रगति का आकलन करते हैं और समझौतों पर वार्ता करते हैं, मतलब बात विचार करते हैं कि प्रगति हो रही कि नहीं। साथ ही वे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्धताओं को भी बेहतर बनाते हैं। जो भी बाधाएं आ रही है ना उनको बेहतर बनाने का काम करते हैं कि उनसे हम कैसे निपट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्ञातव्य है कि आगामी जो कॉप जो 30 का आयोजन है वो नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में मतलब होगा। ये सब मतलब क्या मतलब बताया जा रहा है, ज्ञात जैसा उनको ज्ञात है। उसके बाद यूएनएफसीसी की पहली कॉप बैठक 1995 बर्लिन जर्मनी में ये हुआ था, है ना। तो बस इतना याद रखना है। COP29 के मुख्य आउटकम्स कौन कौन से निकले, ठीक है, ये चीज याद रखना है कि कैसे किन्होंने क्या दिया। इसमें जैसे इनकी अगर थीम की बात करें ना, इसका जो थीम था वो था जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य या बाकू वित्त लक्ष्य। इसका हाँ, ये मतलब इसका थीम था, ये जलवायु जो वित्त पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य, ठीक है। जो जलवायु वित्त है उसको लिए कितना खर्चा लगेगा नहीं लगेगा उस पर हम सामूहिक परिमाणित मतलब लक्ष्य रखेंगे, कितना खर्च में हमको ऐसे ऐसे कैसे मैनेज करना है ना। या बाकू वित्त लक्ष्य कि मतलब जैसे कि हम इतना, जैसे हमारे पास 100 रुपया है ना, उसको हम कैसे कहाँ पे कितना खर्च करेंगे नहीं, उसको मैनेज करना वित्त को, है ना। उसकी बात की गई। और विवरण ये बताएगी कि यह विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई के लिए वित्त पोषण की निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित करता है, जो विकासशील देश के हैं ना।
अब इसमें बात करेंगे वित्त पोषण को तिगुना करके इसे 2035 तक प्रतिवर्ष 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब करना है वित्त पोषण को, जो उससे जो वित्त पोषित होंगे। और गौरतलब है कि वित्त पोषण का पिछला लक्ष्य 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक था। मतलब प्रत्येक साल में मतलब 100 मतलब जो 100 मिलियन अमेरिकी ये करना था। अब इसमें बात कर रहे हैं ना 2035 तक, तभी हमारे पास टाइम है तो जो वित्त पोषण को तिगुना करना है ना, तिगुना करके इसे 2035 तक 300 बिलियन करना है। तो आराम से ये तो अगर हम बात करें वित्त पोषण का पिछला लक्ष्य है ना, एक साल में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था, तो डेफिनेटली उतना हो जाएगा आराम से। उसके बाद सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों से 2035 तक प्रति वर्ष 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के प्रयासों को सुरक्षित मतलब हाँ करना होगा। मतलब जो 2035 तक है जो सार्वजनिक और निजी जो दोनों क्षेत्र होते हैं उनसे दोनों को मिलाकर मतलब क्या अमेरिकी जो डॉलर है उसमें मतलब क्या करना है 1.3 ट्रिलियन मतलब करना है। उसके बाद कार्बन बाजार और अनुच्छेद 6 ये क्या कहता है, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के लिए नियमों को अंतिम रूप दिया गया। मतलब जो भी इससे जो रिलेटेड है जो क्लाइमेट से पे बात करता है उनका भी अपना एक आर्टिकल है, तो उसमें उन्होंने क्या कि आर्टिकल 6 के तहत नियमों को अंतिम रूप देने का काम करता है। उसके बाद अनुच्छेद 6 अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों के लिए एक तंत्र का प्रावधान करता है जो कार्बन बाजार, और इसमें इसके तहत देश कार्बन क्रेडिट का व्यापार और जलवायु कार्रवाई को मतलब जो भी कार्बन क्रेडिट है ना जिसे मतलब कार्बन का हम देखते हैं कितना ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है, तो कि जो कार्बन बाजार मतलब कि कौन कौन कितना इस चीज को क्या कर रहा है ना उत्सर्जित कर रहा है कार्बन को, ठीक है। और कार्बन का तो उत्सर्जित कर रहा है, क्या उस चीज के लिए फिर वो कोई कानून बना नियम बना रहा है, उस चीज को निपटान करने के लिए कोई बना रहा है या नहीं बना रहा है ना। तो इन सब चीजों पे क्या होता है ना जो बात करता है। और कार्बन क्रेडिट मतलब कि कौन देश के जो मतलब कार्बन रैंकिंग कैसी मतलब कौन कितना उत्सर्जन कर रहा और उस चीज का मतलब क्या फिर उस चीज को खत्म कौन कितना कर रहा है ना, जो मतलब या तो विकासशील देश की ज्यादा है कि मतलब जो विकसित देश है सबका कंडीशन क्या है उस पर ये बात करता है। अब हम बात कर लेते हैं ना ट्रांसपेरेंसी, ये चीज में कितनी ट्रांसपेरेंसी है। इस दौरान संवर्धित पारदर्शिता फ्रेमवर्क सहित पारदर्शिता संबंधित सभी वार्ताएं संपन्न हुई। और ईटीएफ एक ऐसी प्रणाली स्थापित करता है जिसके तहत देश अपनी जलवायु कार्रवाइयों की रिपोर्ट देते हैं। इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जलवायु शमन के प्रयास और अनुकूलन उपाय शामिल होते हैं। पेरिस समझौते के तहत 13 देशों द्वारा पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट मतलब सौंपी गई थी, है ना। और द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट देशों द्वारा ईटीएफ के तहत प्रस्तुत की जाने वाली नियमित रिपोर्ट्स हैं। मतलब जो मतलब इसका ये याद रखना कि हर दूसरे साल में मतलब ये रिपोर्ट जारी की जाती है। उसके बाद वैश्विक जलवायु पारदर्शिता पर बाकू घोषणा पत्र या बाकू वैश्विक जलवायु पारदर्शिता प्लेटफॉर्म भी लॉन्च की गई ताकि समय पर बीटीआरएस मतलब सौंपी जाए तथा ईटीएफ के पूर्ण कार्यान्वयन में मदद मतलब मिल सके जो इसको मतलब पूरा करने में। उसके बाद अनुकूलन एडाप्टेशन क्या किया गया, बाकू अनुकूलन रोड मैप और अनुकूलन पर बाकू उच्च स्तरीय वार्ता का शुभारंभ किया गया। इन्हें यूएई फ्रेमवर्क और ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस को मजबूत करने के लिए मतलब शुरू किया गया था। ये रोड में पेरिस समझौते के अनुच्छेद 7 के अनुरूप अनुकूलन कार्रवाइयों को मतलब लागू करने में मतलब मदद करेगा। अर्ध विकसित देशों के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं को लागू करने हेतु एक सहायता कार्यक्रम की जो स्थापना मतलब की गई। उसके बाद NIPS ऐसे व्यापक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए किसी देश की मध्यम और दीर्घकालिक रणनीतियों एवं प्राथमिकताओं को दर्शाने का काम करते हैं। मतलब जो NPS है ना उसमें हम लोग बात किए है ना, जो राष्ट्रीय अनुकूलन जो योजनाएं होती हैं ऐसे व्यापक डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल जो भी उसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है मतलब कि नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है उससे कैसे निपटने के लिए किसी देश की मध्यम और दीर्घकालिक रणनीतियों एवं दीर्घकालिक जो नीति जो उसका मतलब लंबे समय में क्या इफेक्ट पड़ेगा है ना, ये उसके लिए क्या हम रणनीति बना रहे हैं और उनकी प्राथमिकताओं को दर्शाता है, उनकी जो प्रायोरिटीज हैं उनको ये दर्शाने का काम करता है। अब हम इसमें आ जाएंगे देशों से लोग एवं स्थानीय समुदाय है ना उनकी क्या मतलब भागीदारी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे बाकू कार्य योजना है ना को अपनाएगा और स्थानीय समुदाय एवं देशज लोगों के मंच के फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप्स को सौंपे गए कार्यों को नवीनीकृत किया गया।
FWG की स्थापना COP24 में LCIPP को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए की गई थी। निम्नलिखित 3 फोकस क्षेत्रों के तहत कार्य योजना का कार्यान्वयन 2025 में मतलब शुरू हो गया। जैसे ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, उसके बाद सक्रिय भागीदारी के लिए क्षमता निर्माण करना और जलवायु नीतियों और कार्रवाइयों में विविध मूल्यों एवं ज्ञान आधारित प्रणालियों को शामिल करना। अब हम बात कर लेते हैं जेंडर और जलवायु परिवर्तन। जेंडर और जलवायु परिवर्तन पर संवर्धित लीमा वर्क प्रोग्राम को अगले 10 वर्षों के लिए मतलब बढ़ाया गया। और 2014 में COP20 के दौरान लीमा वर्क प्रोग्राम की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य लैंगिक संतुलन को बढ़ावा देना तथा यूएनएफसीसी और पेरिस समझौते के तहत जलवायु नीतियों में लैंगिक पहलुओं को शामिल करना है। अब COP25 में पक्षकारों ने 5 वर्षीय संवर्धित लीमा वर्क प्रोग्राम पर सहमति व्यक्त की, साथ ही इसके जेंडर एक्शन प्लान की भी शुरुआत की गई। यही सब बात की गई है इसमें। अब इसमें लंबित मुद्दे कौन कौन से मुद्दे हैं जो मतलब बात किया गया उसमें हुआ नहीं है ना। लंबित मुद्दे बहुत समय से चले आ रहे हैं, जैसे मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम पर गतिरोध, मतलब जो इसकी जो मतलब गतिरोध मतलब क्या, वो चीज जल्दी काम नहीं कर रहा है ना, तो जीवाश्म ईंधन रोक की लगा देना। रोक लगा देना। मतलब उसकी जो गति मतलब जो गतिरोध मतलब ये हो गया ना सिस्टर कि उसकी जो बढ़ने की क्षमता है ना बहुत स्लो हो गई है ना, वही चीज। हाँ, तो उसमें बधा नहीं, जीवाश्म ईंधन बाधा डालना। हाँ तो बाधा डालेगा भैया, तो तभी तो हो जाएगा। बाधा डाले तभी तो तभी तो वो वो रुक रहा रुकेगी, है वो ना एक ऐसी तरीके हाँ से। हाँ, तभी तो वो रुकेगी। अगर उसको हर तरह से मतलब मिलता तो वो चीज काहे रुकता। हम्म। हम्म। तो जैसे मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम पर गतिरोध, जैसे जीवाश्म ईंधन की भूमिका पर नजरियों को लेकर मतभेद के कारण गतिरोध बना हुआ है ना। कि जो जीवाश्म जो ईंधन की जो भूमिका है, अभी भी देखो सब जीवाश्म ईंधन की हम बात करेंगे COP29 COP30 में बैठ बैठ के, और उधर पे मतलब वही काम करेंगे। उसके बाद ग्लोबल स्टॉक टेक पर भी मतलब विवाद बना हुआ है। ग्लोबल स्टॉक टेक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में वैश्विक प्रगति का एक समग्र आकलन है। उसके बाद COP30 से पहले दौर के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की घोषणा मतलब स्थगित कर दिया गया। उसके बाद जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के बारे में, ये क्या यूएनएफसीसी, तो इसकी जो उत्पत्ति है 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुआ था, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के रूप में मतलब प्रस्तुत किया गया था। इसमें बहुत सारे देश मतलब शामिल होंगे, और 1994 में इसके पक्षकारों द्वारा इसे मतलब जो भी इसके मेंबर हैं उन्होंने इसे 1994 से अपनाया, मतलब एडॉप्ट किया। ये चीज तो मतलब आयोजित ये किया गया था कि इसमें बात करेंगे, पर एडॉप्ट करना 1994 में। इसके जो मुख्यालय वो बोन जर्मनी में है। तो ऐसे मुख्यालय को ना याद कर लीजिएगा किसी का, क्योंकि ऐसे करके फंसा देगा। इसी का बोल देगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है क्या यूएनएफसीसी का, तो नहीं, इसका बोन जर्मनी में। इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को संतुलित करना, ताकि जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवजनित हस्तक्षेप को रोका जा सके। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस की जो सांद्रता को संतुलित करना, मतलब उसकी जो सांद्रता जो बढ़ रही है ग्रीन हाउस गैसेस से, है ना, तो वो कैसे बढ़ रही है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए काफी घातक है ना। तो उसके लिए हम मतलब मानव जनित जो हस्तक्षेप, जो मानव जो प्रकृति के साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं, जैसे कोयला पेट्रोल में इतना मतलब खनन पे खनन किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, हम मतलब जो पर्यावरण है चाहे प्रकृति को पूरा नष्ट कर दिए है ना, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट तो निकलेगा। तो उसको हम जितना रोकेंगे तभी ये चीज, तो इसको कम करने की बात करता है। तो इसका उद्देश्य हमें याद रखना, इसका मुख्यालय जरूरी है, ठीक है। पहले अगर बात करें, इसका शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। उसके बाद हस्ताक्षर करता लगभग सार्वभौमिक सदस्य भारत सहित 198, मतलब लगभग सभी देश हैं। तो याद रखना कि भारत इसका मेंबर है कि नहीं, तो भारत है। प्रमुख समझौते, तो जैसे क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं 1997 में, मतलब विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं। जो भी विकसित देश होते हैं ना, वो ज्यादा ज्यादा मतलब कार्बन का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पर वो इस चीज को मानते नहीं कि हम ज्यादा किए और हम कम करें। वो विकासशील देशों को कहते हैं कि आप कम करो, है ना। अभी अमेरिका का बताओ, जितना वो उत्सर्जन कर रहा है, क्या उसका खपत कर रहा है, उस चीज को फिर मिटा रहा है, नहीं। चाइना कर रहा है, नहीं। बस वो लोग बातें करते हैं। तो वही बताया क्योटो प्रोटोकॉल में, मतलब वही बात किया गया कि ये ग्रीन हाउस गैसेस रिलेटेड, ऐसे बोले जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्या ये ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड, मतलब जो ओजोन परत है, नहीं। तो ये है ग्रीन हाउस गैस, है ना। ऐसे ही पूछाता है, मैं देखिए ना इसका पीछे है कि, इसलिए मैं इस बीच में बोल देती हूँ। उसके बाद एक हो जाएगा पेरिस समझौता 2015 का। यह वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना, और मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के प्रयासों को बढ़ाने वाला वैश्विक समझौता। तो ये भी याद रखना, पेरिस समझौता इंपॉर्टेंट है ना। तो बस इतना। तो ये चीज समझ आया कि ज्यादा रिएक्ट में था ये। हाँ, समझ में ठीक आया। ठीक है, समझ आएगा बच्चे को। ये अच्छा। मैं कह रहा था, ये जो है ना, हम्म। जो ये मतलब जो मुख्यालय बान, ये जर्मनी में बान है ना, ये शहर है ना वहाँ। हम्म। हाँ जर्मनी में।
हाँ थोड़ा सा मैं पानी हाँ पी लेती हूँ। जर्मनी का है। हाँ, एक टॉपिक कोई आगे कंटिन्यू कर दीजिए, थोड़ा सा मैं पानी पी रही हूँ। बर्लिन जर्मनी। इसका जो पहला बैठक था हुआ था वो बर्लिन जर्मनी में हुआ था 1995 में। इसका जो मुख्यालय है वो बान में है। ठीक है, बान जर्मनी। हाँ और वहाँ सर, केवल बात हुई थी ना उसकी शुरुआत को लेकर के। हाँ अब क्या नाम है, 1992 में जो है रियो डे जनरियो में ना आयोजित पृथ्वी का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, तो वहां पे हुआ था वो। हाँ ये हम लोग पढ़े भी थे जब लेक्चर कर रहे थे ना, हाँ, तभी हम देखे थे इस चीज को। तभी मेरे को याद आ गया वो। हाँ और पेरिस समझौता तो पूछता है, पहले भी उससे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ना कि इसका क्या पेरिस टारगेट है। समझौता 2015 में हुआ था। और हम्म ये जो है तापमान वृद्धि को जो है ना कम करने की विषय में हुआ था कि मतलब अ, लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से ना नीचे रखने का तक का मतलब अभी ये मैं देख रहा हूँ, लेकिन सीमित ये करने ये का। हाँ क्योटो प्रोटोकॉल तो समझता हूँ मैं, ग्रीन हाउस जो गैसों का उत्सर्जन करेगी, इस पे तो मैं मेंस का आंसर राइटिंग की मेरे को याद है ये। हाँ ये इम्पोर्टेंट भी है क्योटो वाला क्योंकि आता रहता है ना। हाँ। इसकी जब मीटिंग हुई थी तो उसमें टारगेट रखा गया था ना 2047 तक, लेकिन भारत ने बोला था कि हम 2070 तक जो है ना इसको कर पाएंगे। हम्म, अगला वाला बताओ संजना। हाँ अगला वाला करते हैं ना। तो COP29 में जो है शुरू की गई जो है ना पहले और घोषणा पत्र जो है ना इसमें क्या क्या बताया गया था। पहल की बात करेंगे ना तो इसमें ऑर्गेनिक अपशिष्ट से जो है ना मीथेन न्यूनीकरण जो है संबंधित जो है घोषणा पत्र की बात की है। इसको जारी कौन करता है, ठीक है। तो UNEP द्वारा जो है संचालित जलवायु एवं जो है स्वच्छ वायु गठबंधन जो है ना उनके द्वारा जो है ना ये हर मतलब कि समय समय पे जो है ना इसको जारी किया जाता है। इसके उद्देश्य की बात करेंगे ना तो जो ये है ना ऑर्गेनिक अपशिष्ट से जो मीथेन उत्सर्जन कम करने के लिए अलग अलग जो है ना क्षेत्रों के लिए ना लक्ष्य जो है ना तय किए गए हैं। तो जो भी ऑर्गेनिक अपशिष्ट जो होते हैं उससे आपको पता होगा कि उससे जो है गैसेस वगैरह जो है ना मतलब निकलती है। तो जो उससे मेनली जो मीथेन निकल रही है उसी को कम करने की जो है ना हम बात कर रहे हैं। इसमें बताया गया है, इसके बारे में अच्छे से बताया गया है। और बोल रहे हैं कि ये जो है ना 2021 में जो आयोजित COP26 में जो है शुरू की गई जो है ना ग्लोबल मीथेन प्लेज को जो है लागू करने का जो है समर्थन करती है। उसका जो है हस्ताक्षर किसने किया था, तो इस घोषणा पत्र पर जो है ना 35 देशों ने जो है ना इस पे अभी तक जो है ना सिग्नेचर कर दिए हैं। तो इसका जो टारगेट रखा गया था जो COP26 वाला जो अभी अंकिता थोड़ी देर पहले ही बताई थी, उसी समय जो है ना इसको लेकर के जो है ना चर्चा हुई थी कि जो है हम कैसे जो है ना ग्लोबल मीथेन जो बढ़ते जा रहा है उसको कैसे हम कम करेंगे, ठीक है। जो है ना 35 देश में जो है ना मतलब कि अभी शामिल है। ये देश जो है ना ऑर्गेनिक अपशिष्ट से जो है ना 47% वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। इस घोषणा पत्र पर जो है ना भारत ने जो है ना सिग्नेचर जो है ना अभी तक नहीं किया है। केवल जो है ना मुझे लग रहा है कि जो सबसे ज्यादा जो उत्सर्जन वगैरह करते होंगे ना केवल वही लोग जो है ना इसमें अभी सम्मिलित है। भारत में इस पर नहीं किया गया है। इसमें और बताया गया है कि ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज एंड जो है ग्रिड प्लेज क्या होता है, ठीक है। इसकी जो 2000 जो COP29 हुई है उसी में सब बातें बताई गई थी। इसका उद्देश्य क्या रखा गया, ठीक है। तो 2030 के लिए जो है ना लक्ष्य तय किया गया है, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र में जो है ना 1500 गीगावाट ऊर्जा भंडारण की स्थापना करना, ये जो है 2022 के स्तर से जो है ना 6 गुना अधिक है। मतलब कि अभी का जो टारगेट अभी का जो स्थिति है उससे बहुत अधिक संख्या में ये है ना लक्ष्य को मतलब कि हम रख दिए हैं मतलब उसको पाने के लिए। तो ये बात बोल रहा है। और वैश्विक ग्रिड स्थापित करने के लक्ष्य के तहत जो है ना 25 मिलियन जो है किलोमीटर ग्रिड को जो है जोड़ना या नवीनीकृत जो है ना करना जो है ना इसमें जो है ना शामिल किया गया है। वही है जो भी वैश्विक स्तर पर जो भी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, ठीक है, उसी को जो है ना अभी जो 2022 है और 2030 तक उसका जो टारगेट बताया गया वो 6 गुना ज्यादा है। तो उसको हम कैसे कम करेंगे उसी को लेकर के जो है इसमें बातें हुई थी। इसकी बात करेंगे कि जो है ना इसमें जो और भी चीजें जो है ना सम्मिलित है जैसे कि हरित ऊर्जा प्लेज हरित ऊर्जा क्षेत्र को जो है ना और जो है ना गलियारा। तो इसी के साथ जो है ना मीथेन के साथ साथ इसमें जो है ना हरित ऊर्जा को भी जोड़ दिया है। तो इसमें बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जो है ना UNECE और जो है UNESCAP के जो है ना साझेदारी में जो है ना कॉप जो है ना 29 की जो है ना प्रेसिडेंसी हुई थी। तो उसमें जो है ना मीथेन के साथ साथ जो है ना मतलब कि हरित ऊर्जा को लेकर के भी इसमें बात की गई थी। इसका उद्देश्य ये रखा गया है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो है ना हरित ऊर्जा क्षेत्रों जैसे ग्रीन एनर्जी वगैरह को ना हमको जो है बढ़ाना होगा। उसमें उस क्षेत्र को भी जो है ना ज्यादा से ज्यादा हमको जो है विकसित संजना, करना होगा। हाँ कॉप का मतलब यही होता है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी।
हाँ हाँ हाँ, जो ये निर्णय लेंगे ना, जो भी कॉप में जो निर्णय होगा उसको जो है सबको फॉलो करना होगा, क्योंकि उसमें जो सभी देश जो है ना अपनी अपनी वार्ता रखते हैं और वही लास्ट डिसीजन होता है किसी भी मतलब कि कोई भी अगर कन्वेंशन हो रहा है तो। इसमें बताया गया है ग्रीन एनर्जी जोन एक केंद्रित हब की तरह जो है ना काम करते हैं, जहां जो है ना उच्च गुणवत्ता वाली जो है परिवर्तनीय नवीनकरणीय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा का जो है ना उपयोग होता है। तो ग्रीन एनर्जी पे अभी जो है ना सभी देश जो है ना धीरे धीरे मतलब की कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम बढ़ाए, क्योंकि देखो अभी हमारे पास उतना संसाधन नहीं है कि जो है ना हम अनवीकरणीय जो संसाधन जो हम यूज कर रहे हैं इतने सालों से जो यूज करते आ रहे हैं जैसे कोयला वगैरह पेट्रोलियम वगैरह, वो हमारे पास उतनी इनफ है नहीं। तो इसीलिए जो है ना हमको सौर पवन ऊर्जा इसकी तरफ जो है ना जाना होगा, बैटरी वगैरह का यूज ज्यादा बढ़ाना होगा। उसके बाद बोल रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक अवसंरचना और जो है ना ऊर्जा भंडारण जो है सुविधाएं होती है। ठीक है, तो ऐसा होता है जैसे कोई कार है, ठीक है, वहां उसको चार्जिंग के लिए भी जगह चाहिए कि ना, उसकी सुविधाएं बढ़ानी होगी। कोई भी सरकार है, ठीक है, उसको अच्छे से जो है उसका चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए। सौर ऊर्जा भी जो प्राप्त करें, ठीक है, जैसे राजस्थान गुजरात वाला जो एरिया, वहां पे ज्यादा से ज्यादा हम जो उसको लगाए ताकि वो जो है ना एनर्जी हम प्राप्त कर सके। विंड एनर्जी जो है ना उसको हम बढ़ाए, है ना। तो यही सब जो है ना इसमें बातें की गई है। और उसमें बोला गया है एक जो है ना हाइड्रोजन घोषणा पत्र भी जो है ना इसमें शामिल किया गया था 2000 जो है ना ये जो COP29 हुआ था, इसमें बोला गया है कि स्वच्छ हाइड्रोजन के उत्पादन एवं जो है ना उपयोग में जो है हमको तेजी लाना है। यह एक जो है ना गैर कानूनी बाध्यकारी घोषणा पत्र है और इसमें भाग लेने वाले मतलब कि देशों को अपने राष्ट्रीय कानून में किसी भी प्रकार का बदलाव करना जो है ना अनिवार्य नहीं है। मतलब कि जो हमारे अंदर आंतरिक देश है जो भी सम्मिलित है इसमें, ठीक है, उनका जो भी नियम है वो जरूरी नहीं कि हम उसको जो है पूरा करें, उस टारगेट तक हम पहुंचे, ये कहीं से भी इसमें जरूरी नहीं बताया गया। ठीक है, हाँ, उसमें हम जो बोल रहे हैं ना स्वच्छ हाइड्रोजन का हम प्रयोग करें, हाँ, तो उसको हमको जो है ना बढ़ाना होगा, उसका हम जो है तेजी से यूज करें, यही सब उसमें बताया गया है। उसके बाद बोल रहा है किसानों के लिए बाकू हारमोनिया जलवायु पहल। तो जैसे पता है कि बाकू में ये हुआ था ना, तो उसमें कौन कौन सी बातें बताई गई थी। तो खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ जो है साझेदारी में जो है ना कॉप जो है ना 29 प्रेसिडेंसी हुई। इसके उद्देश्य बताया गया है कि जलवायु कार्यवाही के साथ के रूप में जो है ना किसानों की आधारभूत भूमिका को जो है स्वीकार करना है। इसकी मेजबानी जो है फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना साझेदारी के तहत जो है ना FAO द्वारा जो है ना की गई है। मतलब कि जो भी हम जलवायु संबंधित जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो मतलब कि जो किसान है उनको मतलब कि वो जो मतलब कि आधारभूत जो भी उनकी भूमिका है उसको जो स्वीकारना चाहिए और उसको मतलब कि आगे बढ़ना चाहिए। तो इसकी जो मेजबानी की है ये जो फूड जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर का मामला है, तो उसमें उसी ने जो है ना मेजबानी की थी। उसके बाद बताया गया है कि जो फास्ट है एक जो है ना बहु जो है ना हितधारक प्लेटफॉर्म है। इसे जो है 2022 में जो है आयोजित COP27 में जो है स्थापित किया गया था। यह एक जो है ना सर्वाधिक सुभेद्य जो है ना लोगों के लिए एग्री फूड सिस्टम में जलवायु संबंधित वित्त पोषण की मात्रा और गुणवत्ता जो है ना बढ़ाने के लिए जो है ना कार्य कर रहा है। ठीक है, तो पहले इसके बारे में बात की गई थी जब जो है ना COP27 की जब मीटिंग हुई थी, उसमें जो है ना इसको स्थापित किया, उसमें जो कुछ टारगेट उसमें बताए गए थे कि हम इन इन चीजों पे जो है ना कार्य करेंगे। अब जो मेन कार्य है वो किस पे होगा, जो भी एग्रीकल्चर का जो काम है, ठीक है, उसमें जो जलवायु इफेक्ट हो रहा है उसको जो है हम कैसे उसको सेव करें। ठीक है, और जो जिस प्रकार से जो कृषि प्रणाली है अभी की, है ना, तो उसमें कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं, उससे मतलब किसी जो खा रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम हो रहा है ना, उनके मतलब उनके अंदर उतना जो है ना पोषण नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो उन्हीं सभी को देखने के लिए ना जो इसको बताया गया है। और जो वित्त पोषण है मतलब कि जलवायु कंट्रोल करने के लिए कौन पैसा देगा, कैसे क्या मतलब की चीजें होंगी, वो सब इसके दौरान जो है ना डिस्कस किया गया था। उसके बाद बोल रहा है कि जलवायु वित्त कार्रवाई कोष, अब ये क्या होता है। ठीक है, इसका जो है ना जगह जो इसकी बताई गई है वो अजरबैजान बताई गई है। ठीक है, एशिया में ही है, तो वहां पे इसका जो है ना संगठन के रूप में जो है ना बात हुई होगी। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो है विकासशील देशों में जो है ना जलवायु परियोजनाओं का जो है समर्थन करना है, अगली पीढ़ी के जो है ना NDC को पूरा करना है, ताकि जो है ना 1.5 जो डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को जो है ना प्राप्त किया जा सके। जो अभी थोड़ी देर पहले अंकिता ये बता करके हटी है। ठीक है, जो भी विकासशील देश वो विकसित देशों के लिए था। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो विकासशील देश जो भी मतलब की जलवायु संबंधित जो भी परियोजना लेकर के आ रहे हैं उसमें जो है इन बातों का जो है ख्याल रखा जाए
और वो जो 1.5 डिग्री जो सेल्सियस बढ़ते जा रहा है ना, उसको भी जो कैसे वो मतलब कि कम करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसके लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, वो बात कर रहे हैं। फिर जो बोले इस कोष को जो है ना तेल, गैस और कोयला जैसे जो जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों और जो है कंपनियों के योगदान से जो है वित्त पोषित किया जाएगा। तो बहुत सारे जो मतलब कि किसी भी देश में देखो तेल की एजेंसीज होती हैं, ठीक है, कंपनीज होती हैं, कोयला की होती है जैसे अडानी का है, ठीक है, तो उन कंपनियों पे ये जो है ना मतलब कहीं ना कहीं पैसा थोपा जाएगा कि वो कंपनी उसको वित्त पोषित करे। ये सब चीजों को हम जो है कैसे अपने देश में जो है ना लागू कराएं, कैसे इसको लक्ष्य को हम प्राप्ति करें, ठीक है, तो उसका जो वित्त पोषण होगा वो उनके द्वारा होगा। यह तभी शुरू होगा जब जो है ना $1 अरब का जो है धन जुटाने का जो है लक्ष्य पूरा हो जाए और कम से कम 10 देश इस परियोजना में जो है ना शेयर धारक बनने के लिए जो है सहमत हो जाए। मुख्यालय जो इसका रखा गया है वो बाकू में अजरबैजान में रखा गया है। तो वही है कि जब तक $1 अरब इसमें जो है वित्त पोषित सम्मिलित नहीं होगा तब तक जो है ना ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा और ये मतलब कि लक्ष्य को जो है ना ये पूरा नहीं कर पाएंगे। और कम से कम उसमें 10 देश जो है ना उसमें सम्मिलित होने चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि जलवायु, वित्त, निवेश और व्यापार के लिए जो है ना बाकू पहल, इसमें मतलब क्या क्या हुआ था। तो ये जो है ना संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास और जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से जो है ना COP29 प्रेसिडेंसी में जो है ना ये सब किया गया था। मतलब कि कभी भी जब कन्वेंशन कन्वेंशन होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि केवल एक ही चीज पे बात होती है, उसमें बहुत सारे लक्ष्य से संबंधित होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों पे वार्ता होती है। जैसे अभी देख रहे हैं ना कितनी सारी चीजें देखो एक ही बार में डिस्कस हुई है, ठीक है, हर दिन उनकी मीटिंग होती है, हर दिन वो किसी न किसी विषय पे जो है ना चुनते हैं, उस पर बात करते हैं। इसका जो उद्देश्य रखा गया है UNFCCC है ना, हाँ। और जो है पेरिस समझौते के अनुसार जलवायु, वित्त, निवेश और व्यापार को जो है सुनियोजित करना है, मतलब सुनियोजित उपयोग के जो है ना माध्यम से देशों के जलवायु संबंधित लक्ष्यों और जो है ना कार्रवाई को जो है ना आगे बढ़ाना है। क्योंकि जो भी हम लक्ष्य रख रहे हैं, ठीक है, उसमें हमको पैसे की तो आवश्यकता पड़ेगी और जो है निवेश की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जो है ना हम जैसे सौर एनर्जी है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि सौर पवन ऊर्जा का हम यूज करेंगे, उसके लिए पैसा चाहिएगा। वो कब हो पाएगा, जब जब तक पैसा नहीं होगा। तो उन सबको जो बैलेंस करने की बात है ना इसी मीटिंग के दौरान जो है ना की गई थी कि कैसे हम उसको निवेश को बढ़ाएंगे, कैसे जो है ना जलवायु को लेकर के हम कितना वित्त देंगे, ठीक है, हम कंट्रोल कर सके, प्रदूषण को कैसे कम करेंगे, ये सब जो बातें हैं इसी में होंगे। उसके बाद बोल रहा है कि ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये क्या होता है। तो ये जो है ना UNIDO और जो है ना क्लाइमेट क्लब उनके द्वारा जो है ना ये किया गया था। इसका उद्देश्य रखा गया है उभरती और विकासशील जो है ना अर्थव्यवस्थाओं में अत्यधिक उत्सर्जन वाले उद्योगों के लिए जो है ना डिकार्बोनाइजेशन में जो है ना तेजी लाना है। तो बहुत सारे जैसे पहले कुछ देश देखो विकसित हो चुके हैं, ठीक है, अभी क्या है कुछ देश जो है विकसित होने की राह पे चल रहे हैं, ठीक है, जैसे भारत ही है एग्जाम्पल के तौर पे। तो जब भारत जब विकसित हो रहा है तो सीधी सी बात है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना कार्बन उत्सर्जन करेगा, क्योंकि भाई उसको बिल्डिंग्स खड़ा करना है, बहुत सारी चीजें करना है, तो क्लाइमेट पे ध्यान नहीं देगा, केवल जो है ना डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है। तो उसी सब को मतलब कि वो जो अर्थव्यवस्था बनती जा रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, उत्सर्जन हम ज्यादा कर रहे हैं, तो उसको कैसे हम कम करें उसकी बात इसमें की गई है, या उस कैसे हम जो है ना ज्यादा से ज्यादा हम पे लगा सकते हैं। इसके कार्य की बात करेंगे ना तो उद्योगों को मतलब कि तकनीकी और वित्तीय समाधानों से जो है ना जोड़ना है। तो बहुत जितने भी उद्योग है, ठीक है, जब तक उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, नहीं नहीं जब तक पैसा नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर बोल रहा है कि भूमिका की बात करेंगे ना डिकार्बनाइजेशन संबंधित अनुरोधों को जो है दर्ज कराने हेतु देशों के लिए जो है सिंगल पॉइंट गेटवे के रूप में जो है कार्य करेगा। मतलब कि एक ही जगह मतलब कि सारा काम हो जाए, जैसे गेटवे की हम बात करते हैं ना, तो एक ही जगह वो सारा उससे जुड़ा जो भी दर्ज है, चाहे जो भी संबंधित उससे कुछ भी विषय है, उसको एक ही जगह हम सॉल्व करने का कोशिश करें, उसी की ये जो है ना बात रखता है। उसके बाद बोल रहा है कि हरित डिजिटल कार्रवाई पर जो है ना घोषणा पत्र। तो जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र एवं नेटवर्क टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार के साथ जो है ना COP29 में जो है इसकी प्रेसिडेंसी होती है। इसका उद्देश्य ये रखा गया कि जो जलवायु संबंधित कार्यवाही में जो है ना तेजी लाना है, असाधारण विकास को बढ़ावा देने और जो है ना डिजिटल असमानता को समाप्त करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी को जो है ना मतलब कि उपयोग करना है। तो जो भी
जलवायु से संबंधित जो भी कार्रवाई है, क्योंकि लक्ष्य देखो निर्धारित कर लेते हैं सब देश कि 2030 तक हम ये कर देंगे, 2045 तक हम ये कर देंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो उसी को मतलब कि तेजी से जो है ना हमको पूरा करना है लक्ष्य को, और जो है ना ऐसा हमको जो है अपना विकास सिस्टम बनाना है कि काफी समय तक वो रहे, ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद जो है ना वो सराहनीय ना रहे। तो उसी को मतलब कि करना है, और जो भी मतलब डिजिटली चीजों का हम प्रयोग करें तो वो ज्यादा हमारे लिए जो है ना उपयोगी होगा। उसके बाद बोल रहा है कंटिन्यूटी को क्रिएशन, है ना, फॉर क्लाइमेट एंड हेल्थ। इसमें बोला गया है संयुक्त अरब अमीरात और जो है मिस्र, जो ब्रिटेन, ब्राजील और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ जो है इसकी मीटिंग हुई थी। और इसमें बोला गया है पिछले जो है ना कॉप सम्मेलन में जो है की गई जो है स्वास्थ्य संबंधित प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन को जो है ना आगे बढ़ाना है। जलवायु कार्रवाई में जो है ना स्वास्थ्य को बेहतर बेहतर ढंग से जो है ना एकीकृत करना है। तो मतलब कि वही हेल्थ अगर इसमें जुड़ा है तो वही जो भी स्वास्थ्य संबंधित जो भी चीजें हो रही है ना उसको हमको जो है ना ज्यादा से ज्यादा जो है ना कोशिश करनी कि वो अच्छे से लोगों तक जो है ना पहुंच मिल पाए उसको। और जो भी जलवायु से जो भी कार्रवाई हो रही है उससे क्या मतलब कि इफेक्ट पड़ रहा है लोगों पर, उसको भी जो है इसके दौरान जो है देखा गया था। उसके बाद बोल रहा है कि बाकू डायलॉग ऑन वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन। अब इसमें क्या हुआ था कि जो है ना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यान्वयन जो कार्यक्रम और जो है ना यूएनईसीई और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो है ना साझेदारी में जो है ना इसकी मीटिंग हुई थी। कॉप में जो है ना सम्मेलनों में जो है ना जल के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, प्रदूषण एवं जो है मरुस्थलीकरण के साथ जल की परस्पर क्रिया को जो है समझना और उस पर जो है ना काम करना। तो जो भी मतलब कि मौसम से जुड़ा देख रहे हैं कि जलवायु जैसे परिवर्तन हो रहा है तो मौसम पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ना। देखो अभी जैसे अभी ये समय जो है ना गर्मी का है, लेकिन कुछ एरिया में देखो वहाँ पे ठंड जैसा मौसम हो रहा है। जब ठंड पड़ने का सीजन होता है तो गर्मी आ जाता है। तो वो सब जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं और उससे जो है ना जैव विविधता को हानि हो रही है। ठीक है, जो कृषि होनी चाहिए थी, जो मतलब कि पेड़ होने चाहिए थे वो हो ही नहीं पा रहे क्योंकि इतनी वर्षा नहीं हो रही है या उतनी ज्यादा वर्षा हो जा रही है किसी साल। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बहुत सारा क्षेत्र क्या हो रहा है ना प्रदूषण से घिरते जा रहा है। जैसे दिल्ली है, ठीक है, कैपिटल बन गया प्रदूषण के मामले में, है ना। मरुस्थलीकरण भी आ रहा है। कुछ कुछ देखो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रही है। तो वहाँ पे क्या धीरे धीरे देखो वहाँ की जो जमीन है ना वो सूखती जा रही है। ठीक है, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, वहाँ ये सब चीजें हो रही है। तो इन सबको जो है ना हम्म हमको रोकने का जो है ना काम करना है, उसको मतलब कि हम्म उस पर काम करना है बेसिकली। और उसके बाद बोल रहा है कि 1.5 डिग्री पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन क्लाइमेट ट्रांजिशन प्रोग्राम, है ना, पैक्ट, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म पैक्ट है ना। तो इसमें हुआ था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का जो है सराहनीय के लिए जो है ना वित्तीय केंद्र बनाया गया है। और इसका जो लक्ष्य है कि 2025 तक जो है ना वैश्विक तापमान में वृद्धि को जो है ना 1.5 जो डिग्री है ना उस तक जो है ना सीमित रखने हेतु जो है ना एनडीसी प्राप्त करने के लिए जो है ना निजी क्षेत्र और जो है सरकारी जो है सरकारों के जो है ना बीच मजबूत सहयोग को जो है ना बढ़ावा देना। अंकिता ये थोड़ी देर पहले बताई थी क्या होता है एनडीसी, है ना, उसमें भी अंकिता वही बात बता रही थी। ठीक है, वो विकसित देशों के लिए था। अभी क्या बोल रहा है कि इसमें सभी देशों के लिए बोल रहा है कि जो भी वैश्विक तापन हो रही है उसको जो है ना हमको जो कोशिश करनी है 1.5 डिग्री जो है ना उसको सीमित करने की हमें कोशिश करनी है। और सरकार और निजी क्षेत्र दोनों उसमें जो है ना बढ़ चढ़ के सरकारों जो को है भी आगे मजबूत काम सहयोग करें। को बढ़ावा देना। बिल्कुल। उसके बाद बोल रहा है कि वित्तीय क्षेत्र को एकजुट करना और ट्रांजिशन प्लान के जो है ना निर्माण का जो है ना समर्थन करना। तो जितना हो सके इन सब में जो है ना एफडीआई की कोशिश करनी है कि कहीं से एफडीआई आ जाए, या जो हमारे देश में भी कुछ लोग जो इसमें जो पैसा वैसा लगाए है ना तो इस सबको बात कर रहे हैं। और जो बोल रहे हैं FC4S, है ना, जो ये फाइनेंशियल सेंटर्स फॉर जो है ना सस्टेनेबिलिटी, है ना, उसके सदस्य सहित जो है स्थानीय वित्तीय केंद्रों के माध्यम से जो है ना काम करेगा। तो ये काम करने का इसका बताया गया है कि ये किसके जरिए काम करेगा। तो जो ये सेंटर बना होगा ना उसी के जरिए जो है ना काम करेगा। अब बोल रहा है आगे इसमें जो है ना अन्य जो पहले की गई है ना कौन कौन सी की गई है। तो पर्यटन में जो है पर्यटन में संवर्धित जलवायु कार्रवाई में कॉप जो है ना 2019 घोषणा पत्र जो है ना मतलब कि जारी किया गया था। इसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र को अपने कार्बन फुटप्रिंट को जो है कम करने, जलवायु लचीलापन यानी जो है रेजिलियंस को बढ़ावा और जो है सावधानी पद्धतियों को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है प्रेरित करना है।
उसके बाद बोल रहा है कि वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन, इसे जो है ना संयुक्त अरब अमीरात ने जो है ना शुरू किया था। इसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता को जो है दुगना करना और उत्सर्जन में जो है ना उल्लेखनीय जो है ना कमी मतलब की जो हो रही है उसको कम करना। तो जो भी पर्यटन है, ठीक है, पर्यटन के मामले में जो सबसे बड़ा दिक्कत ही यही आ रहा है ना कि बहुत सारे जो है ना अपने कोई भी क्षेत्र है, ठीक है, कोई भी देश है ना, वो अपना कार्बन जो फुटप्रिंट है ना उसको कम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। जलवायु वहाँ की लचीलापन जो है ना हो ही नहीं पा रहा है, मतलब कि जलवायु इतनी खराब होती जा रही है कि उसके मतलब कोई उस ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। और जो भी हम विकास संबंधित जो भी हम प्रक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, ठीक है। जो अच्छे स्थान है जहाँ पे लोगों को घूमना जाना चाहिए था उसको हम कटाई छटाई कर दे रहे हैं, वहां पे जो है ना हम बिल्डिंग बना रहे हैं। तो ये सब पे भी जो है पर्यावरण जो पर्यटन है ना उससे मतलब कि जलवायु कार्यवाही है या जो भी है उससे भी मतलब कि वो प्रभावित हो रही है। उसके बाद बोल रहा है कि हाइड्रोफोर नेट जीरो LAC पहल, ये क्या है, इस पहल का उद्देश्य जो है ना साधारणीय जल विद्युत अवसंरचना का विकास और जो है ना आधुनिकीकरण करना है, जिससे ऊर्जा प्राणियों के लिए जो है ना प्रणालियों के लिए जो है ना रेजिलियंस और जो है स्टेबिलिटी को जो है ना बढ़ावा जा सके, है ना, बढ़ाया जा सके। तो वही है कि जो भी हम मतलब कि जल विद्युत की जो संरचना है, ठीक है, अभी क्या है बहुत सारा जो हम पानी बना रहे हैं मतलब कि बिजली जो बना रहे हैं, क्या हम पूरा नदी पे डिपेंड है, ठीक है, वहीं से जो है सबसे ज्यादा हम ये बना पा रहे हैं बिजली वगैरह। तो वही है ना, तो वो मतलब कि अच्छा से ज्यादा हम टेक्नोलॉजी लेकर के आए उसमें भी आधुनिकीकरण हो तो वो क्या अच्छा होगा। तो वही सब ये सब बात कर रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि ग्लोबल अलायंस फॉर जो है ना फॉर स्टोरेज, अब ये क्या होता है ना, तो इसे जो है ना 30 से अधिक सरकारों और जो है अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के जो है समर्थन से जो है ना शुरू किया गया है। अब इसमें बोला इसमें बोल रहा है हाँ सॉरी, इसमें बोल रहा है ना, हाँ कहाँ थे, इससे जो है ना इसे जो है 30 से अधिक सरकारों और जो है ना अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने जो है समर्थन से इसको शुरू किया गया है। उसके बाद बोल रहा है कि रेजिंग एम्बिशन एंड जो है एक्सक्लेरेटिंग डिलीवरी ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट, ये भी जो है इसमें जारी की गई है। इसको जारी कौन करता है, तो जलवायु वित्त पर जो है ना स्वतंत्र उच्च स्तरीय जो है ना विशेषज्ञ जो है ना समूह होते हैं, वही सब जो है उसको देखते हैं कि कितना क्या क्या मतलब हो रहा है, वही इसको जारी करते हैं। इसका जो लक्ष्य है ना 2030 तक जलवायु कार्यवाही के लिए जो है लगभग 6.3 से लेकर के 6.7 जो है ना ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष जो है ना वैश्विक निवेश किए जाने की जो है ना आवश्यकता है। तो ये सब कब पॉसिबल हो पाएगा, जब तक हम पैसा उस चीजों में नहीं डालेंगे। तो पैसा इस सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, अगर पैसा होगा तो उस लक्ष्य को जो है ना हम प्राप्ति कर पाएंगे, यही सब बोला है इसमें। हम्म। अब जो है ना हम लोग ये क्लास वाला कर लेते हैं, हाँ 20 मिनट है ना, 20-30 मिनट रहेगा कर लेंगे। हाँ।